साथियों, आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं बहुजन नायकों की और जम्मू कश्मीर की धरती पर जिन लोगों ने बहुजन नायकों की इतिहास को जिंदा रखा, यहाँ के लोगों तक उनका इतिहास पहुंचाया और अब भी इतिहास पर काम कर रहे हैं। लगातार जब भी उन्हें मौका मिलता है, वो उनके ऊपर लिखते हैं। जब वो कलम उठाते हैं, तो बहुजन नायकों की इतिहास की कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आज फिर से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रिटायर्ड इंजीनियर हेमराज फोंसा जी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर, धन्यवाद आपकी टीम का भी और आपके आरटीआई न्यूज़ का भी कि आपने समय निकाला। सवाल ये है कि 100 से ज्यादा आर्टिकल ऐसे बहुजन नायकों पर लिखने वाले हेमराज फोंसा आज हमारे साथ हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा आर्टिकल और ऐसे बहुजन नायकों पर लिखे। मैं कुछ नाम जानना चाहता हूं कि वो कौन कौन से बहुजन नायक थे जिन पर इन्होंने लिखा, और वो पहला आर्टिकल कौन सा था। ठीक है जी, अब इतना तो याद नहीं कि कब था, लेकिन कोशिश हमारी बड़ी पहले से है। मैं 98 में रिटायर हुआ था। उसके बाद और तो कोई खास काम किया नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर किया था, बाकी काम यही करते रहे। तो एक आर्टिकल मेरा माता सावित्रीबाई फूले पर छपा था पहले। वो हमारे ही एक भाई हैं, उनकी वैक्सीन थी, और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो उसमें तो वो बहुत अप्रिशिएट हुआ था। मैं अक्सर माता सावित्रीबाई फूले पर यहाँ लिखता रहा हूँ। उनके जन्मदिन पर, उनके जब उन्होंने स्कूल खोले, इन सब कोई जो इम्पोर्टेंट घटना थी उनके जीवन के साथ, महात्मा ज्योतिबाई फूले, तो इन सब के बारे में मैं टाइम टू टाइम लिखता रहा हूँ। और मैं हमारे यहाँ जो लोकल पेपर्स निकलते हैं डेली, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि समय समय पर उन सब ने मेरे आर्टिकल जो है वो छापे हैं और लोगों ने पढ़े भी। कई लोगों ने उस पर वो किया, अपने रिमार्क्स भी दिए। तो कोई डाउट थे अगर उन्होंने किसी ने रेज किए तो वो हमने किए। मैं जानना चाहता हूँ, अगर याद हो तो कुछ पत्रिकाओं के नाम, कुछ मैगजीन्स के नाम जिनमें आपके आर्टिकल और ये ऐसे जो थे वो छपे हैं। मेरे आर्टिकल ये जो डेली एक्सेलसियर है, कश्मीर टाइम्स और अर्ली टाइम्स, इसमें बहुत से छपे हैं। बाहर की भी कोई मैगजीन्स थी? डॉक्टर अंबेडकर इन इंडिया एक मैगजीन है यूपी की, वो भी मेरे छापता रहा इसके। और एक मैगजीन हमारी यहाँ गुरु रविदास सभा जो हमारी पठानकोट है, तो महाराज गुरदीप गिरी जी जो हैं, उनके जो मतलब एक मैगजीन निकलती है, तो उस पर भी मेरे पिछले 4-5 साल से लगातार कोई ना कोई मंथली ही समझिए निकलता है। किसी मंथ में नहीं हुआ तो वो दूसरी बात है, लेकिन उसमें वो लगातार निकल रहे हैं। पहला आर्टिकल कब लिखा था और उस आर्टिकल को लिखने के पीछे की मंशा क्या थी, क्या जहन में आया, और किस बहुजन नायक को आपने उस वक्त देखा और उस पर लिखना चाहा? ऐसे हुआ था कि 1991 में ना हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। बाबू परमानंद जी ने वो कॉन्फ्रेंस अपने बहुजन समाज की बुलाई थी, जिसमें हमारे सेंट्रल लेवल से भी बहुत से लोग आए थे, जिसमें ये रामविलास पासवान थे। उसी में वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर रहे, बाद में कांग्रेस के वो शायद प्रधान भी रहे हैं महाराष्ट्र के, वो भी थे। अब मुझे बहुत से नाम जो है ना वो मिस होते हैं, वो भी थे और लोग यहाँ के। तो उन्हीं के साथ उन्होंने बहुत से लेखक वगैरह जो है उनको भी बुलाया था। एक लेखक था हमारा, वो अपनी
मैडम के साथ आया था और बाबूजी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि ये आपके घर में रहेंगे। वो मेरे घर में रहे इधर, और मेरे साथ वो 1-2 दिन उनकी बात हुई। तो उन्होंने वो एक अपनी अखबार निकालते थे, नागमय संस्कृति। नागमय संस्कृति उन्होंने फिर मुझे रेगुलर भेजना शुरू कर दी। वो भाई साहब जो थे उनकी तो डेथ हो गई है, तो उनकी मैडम भेजती रही है, वो एडवोकेट थी। उसमें मैंने पूरी मतलब है, वो बड़ा पेज था उसका, 6 पेज की वो मैगजीन थी। माता सावित्रीबाई फुले का एक आर्टिकल आया था। वो आर्टिकल में उन्होंने जितनी डिटेल दी थी उतनी पहले मुझे भी पता नहीं थी, क्योंकि हमें क्या पता होना था। हमें तो हम पहले पढ़ने में लगे रहे, उसके बाद नौकरी के चक्करों में, और वक्त तो कोई खास मिलता नहीं था। जो मिलता था थोड़ा बहुत वो करते थे, लेकिन ये इतनी गहराई में जाने के लिए उनका जो आर्टिकल जो है हिंदी में था, वो नागमय संस्कृति में, वो आज भी अखबार का पन्ना भी मेरे पास है कहीं पड़ा हुआ। तो उसने माता सावित्रीबाई फुले पर मैंने देखा, जब पढ़ा तो वो डिटेल से हमारे यहाँ से ही एक मैगजीन निकलती थी, उस मैगजीन में दिया और वो बहुत अप्रिशिएट हुआ। फिर तब से लेकर के मैं हर साल माता सावित्रीबाई फुले पर आर्टिकल लिखता रहा। माता रमाबाई पर लिखे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर पर तो बहुत से लिखे हैं, लेकिन वो उसका टॉपिक टाइटल कोई और होगा, जैसे व्हाई ही इज कॉल्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे ही करके हैं। उन्होंने वुमन के लिए क्या किया, वो मेरा आर्टिकल बहुत मशहूर हुआ था यहाँ। तो फिर बाकी जो जनरल टाइप के टॉपिक्स थे, तो जो यहाँ वो टॉपिक जो थे उन पर भी मैं लिखता रहा। अच्छा, झलकारी बाई का नाम जो है वो जहन में आता है और लोग जानना चाहते हैं कि झलकारी बाई कौन थे। उनके ऊपर भी आपने लिखा था, उन पर क्या लिखा था और ये विचार कब आया कि झलकारी बाई पर लिखना जरूरी था? झलकारी बाई जो थी वो हमारे ही समाज की, कोरी समाज की थी। कोरी जो है वो वीविंग का काम करते थे। तो अब क्या हुआ कि वो झांसी में एरिया में रहती थी। मेरे आर्टिकल में उसकी सारी डिटेल दी है। तो वो वहाँ रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उस वक्त उन्होंने एक अपने वुमेन यूनिट बनाया था। जब इसने बचपन में इसका जो कारनामा था, ये बाहर लकड़ी अपने जलाने के लिए लकड़ी वगैरह लेने जाती थी, तो वहां इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उस वक्त इसकी उम्र 11-12 साल की थी। इस पर एक चीते ने हमला कर दिया, झलकारी बाई पर। इसने उस पर कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी इसके हाथ से छूट गई। अब वो इन पर आ पड़ा। इसने इस ढंग से उसको मतलब पकड़ा उसका मुंह कि उसको मार ही दिया इसने, चीते को मार दिया। हाँ, झलकारी बाई ने उसको मार दिया। जब इसकी शादी हुई तो इनका जो घरवाला था, वो अभी नाम आ जाएगा मुझे याद, तो वो पहले ही ये मल मतलब एक जो पहलवानी का सिस्टम है ना, तो वो उसमें था, और वो लक्ष्मीबाई की रेजिमेंट में उस वक्त वहाँ सर्विस करता था। रानी लक्ष्मीबाई की रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी में सर्विस करता था। तोपची था, तोप चलाता था। अब इसकी शादी उससे हो गई, और रानी लक्ष्मीबाई का ये था कि वो साल में एक बार ना ये चंदन वगैरह और ये जो टीका होता है ये मतलब लगाने की एक रस्म करती थी अपने महल में, और सब जो लेडीज थी उनको बुलाती थी। एक तो इनका हस्बैंड वहां था, तोपची था। दूसरा इसकी सास जो थी वो वहाँ घर पर सेवा मतलब काम वाम करने के लिए वहां लक्ष्मीबाई के पास जाती थी। तो उसने कहा इनको भी आप भी आना कल, आपकी बहू है उसको भी लाना। ये कहा, उसे दूसरे दिन लेकर के चले गए। जब वहां गए तो रानी लक्ष्मीबाई सबको मिलती थी। जब इनके पास आई तो उसको इतनी हैरानगी हुई कि मेरी ये जुड़वा बहन यहाँ कैसे है।
जो जलकारी थी, जलकारी और माँ उसकी लक्ष्मी भाई की मिरर इमेज था दोनों का फेस का, बिल्कुल सेम इमेज। तकरीबन थी, कोई पहचान नहीं सकता था। उसने इनको कहा कि तुम भी आया कर इधर, आया जाया करो। वो आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद उसने फिर उसको भर्ती कर लिया अपनी जो उनकी वुमन फोर्स थी, और वो करते करते अपना प्रोग्रेस करते करते एक टाइम पर वो उसकी कमांडर बन गई। जिस वक्त 1857 में लड़ाई हुई, अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया, लड़ाई हो रही थी। लड़ाई में क्या हो गया कि भाई वो इन सब ने सोचा, जो बात हिस्ट्री में नहीं बताई जाती है, लोगों ने बहुत मेहनत करके ढूंढी है, इसके सारे रेफरेंस मेरे पास हैं, राइटिंग में है। तो उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि अगर तो आप मारे जाती हो तो हमारा ये सारा सिस्टम जो है वो तस नहस हो जाएगा। तुम ऐसे करो कि तुम यहां से निकल जाओ। रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने जिंदा निकाल दिया था। जो बड़ा दावा कर रहे हैं, जो ये रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा निकाल दिया था। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से भागने के लिए गेट कौन सा सेफ रहेगा, तो वही गेट जिस पर इसका झलकारी भाई का घर वाला था, तोप चला रहा था, वही उन्होंने सोचा और उसी रास्ते से निकली थी। अब क्या हुआ कि भाई वो जंग तो चलनी थी। रानी इसने झलकारी ने रानी का लिबास पहन लिया, और सब क्या, किसी को पता नहीं चला कि रानी झांसी जो है वो यहाँ से निकल गई है। और ये युद्ध करते करते इसने देखा, उसमें इसका जो घर वाला था वहां से भी तो वो भी मरा पड़ा था। जब मरा पड़ा तो ये फिर भूखे शेरनी की तरह मतलब अब दुश्मनों पर टूटना शुरू हो गई। अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया कि इसको पकड़ लिया। जब वे पकड़ी गई तो उस वक्त क्या करते हैं कि अंग्रेजों ने कहा कि हमने लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ लिया है, और उन्होंने अपने मतलब वो पार्टी वार्टी की कि अब इससे सुबह निपटेंगे। जब वो देखा उन्होंने, वहां उनका एक ब्राह्मण था, वो बंदा वहां जो उनके अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था, वहां से ही टाउट था जो है, टाउट कह सकते हैं। टाउट नहीं, मुलाजिम था उनका, मुलाजिम था। और उनका यहाँ लक्ष्मीबाई के महल वगैरह में आना जाना था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने अंग्रेजों को कहा, आप मचालते में हो, ये तो वो है, वो कोरी है, झलकारी भाई है, ये तो लक्ष्मी है ही नहीं। अच्छा, अब जब उसने ये कहा कि ये तो वो है ही नहीं, तो इसने उसको बुरा माना, और ये लिखने वाला ये लिखता है कि इसने उसके मुंह पर थूका था, झलकारी भाई ने। और फिर अंग्रेजों ने इस पर मतलब हमला करके इसको मार दिया। तो ये इस तरह से ये था जिसका हिस्ट्री में नामो निशान ही नहीं। इसी तरह से हमारी बहुत सी दूसरी जो लेडीज हैं बहुजन समाज की, उन्होंने बहुत एक थी, उसने तो कितने 35-36 अंग्रेज जो थे मैं अकेली ने मार दिए थे। अच्छा जी। तो इतना मतलब काम किया, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि उनके बारे में किसी ने लिखा नहीं। ये अब जो नए राइटर आए हैं, अब हर कोई जो कहता है मैकले ने मतलब वो लाई एजुकेशन पॉलिसी, बड़ा बुरा किया, अंग्रेजों ने ये किया। मैं तो कहता हूं कि वो एक ज्योतिबाई फुले का ही रूप था। एजुकेशन का हमें मतलब हक ही नहीं था। अगर मैकॉले ना होते तो वो मैकाले साहब की एजुकेशन की पॉलिसी से हमें मिला। अब वही मैकाले जो ब्रिटिश वाले थे, ब्रिटिश वालों ने ही एक ऑर्डर किया था कि भाई जो भी उनके वहाँ महारों की बहुत तादाद थी उनकी फोर्सेस में, और उनके साथ उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि कोई भी महार सोल्जर हो
उसके बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन से नहीं रोका जाएगा। जिस वक्त भीमराव अंबेडकर फादर इसको स्कूल लेकर के जाते हैं तो वो कहते हैं ये तो दाखिल नहीं होगा। उसने फिर उनको वो रूल्स दिखाया था, उसने कहा तुम रोक ही नहीं सकते हो। तो तब जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी प्राइमरी में एडमिशन हुई थी। अगर वो ऑर्डर नहीं होता तो ये नहीं होती। और दूसरी चीज ये है कि आपने जिक्र किया था कि जो एक आपने किताब लिखी है जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक सफर से जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें प्यास लगती है, एक दुकान पर रुकते हैं वो, तो वहां पर दुकानदार जो है वो उन्हें पानी तक नहीं पिलाता। वो कहानी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अब ये है कि या तो अगर कहानी है तो मैं किताब ले आता हूँ, उसमें वो उसके नाम वाम मुझे इस वक्त याद नहीं है। ऐसा है कि पूना से बॉम्बे बाबा साहब जा रहे थे कार में, उनके साथ कुलकर्णी नाम का एक ब्राह्मण था। ऐसा नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो सिर्फ ब्राह्मणिज्म के बरखिलाफ थे। ब्राह्मण उसके बहुत पक्के दोस्त थे और विचारधारा के खिलाफ थे। ये बात विचारधारा की थी। सारी उम्र ब्राह्मण जो थे वो उनके साथ जो अच्छे मतलब जिनकी सोच थी वो रहे। जब उन्होंने ये मनुस्मृति चलाई है 1927 में, तो जो जलाने वाला था वो तो शस्त्र बुद्धे ब्राह्मण था, जिसने एक एक वर्ड उसका मतलब निकाल के पेज और उसको पूरा पढ़ा, लोगों को एक्सप्लेन किया और बाद में वो उसमें अग्नि में डाला, स्वाहा किया। ही वाज ब्राह्मण। उसके साथ 6 दूसरे साधु भी थे दलित समाज के, लेकिन ये काम तो उसने किया। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब किसी वर्ग विशेष किसी बंदे के बरखिलाफ नहीं थे। वो विचारधारा की लड़ाई थी, उनकी विचारधारा की लड़ाई थी। हकों की और विचार की लड़ाई थी, जो विचारों की। हाँ, अब क्या हो गया, वो विचारों की लड़ाई ये थी कि जिस वक्त वो कह रहे थे लंदन गोल्ड कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ छुआछूत होती है, हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होता है, हमारा इनके साथ आना जाना रिश्ते नाता कुछ नहीं है। हाँ, जो दलित हैं, डिप्रेस्ड क्लास ये कहते थे, ये जो है दे आर मिनॉरिटी विद इन ब्राह्मण्स विद इन हिंदूस। हिंदू कहते थे कि हमारा पार्ट है, तो वो कहते थे कि नहीं, ये उनसे सेपरेट है, एक मिनॉरिटी है विद इन देम। तो अब ये बात जिस वक्त चल रही थी तो मालवीय जी वहां बैठे थे, मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न, वो वहां बैठे थे। उन्होंने कहा जी ये गलत कह रहा है, अंबेडकर गलत कह रहा है। हाँ। अंबेडकर ने अपने टेबल से भरा हुआ पानी का गिलास उठाया और मालवीय जी को पेश किया, लो पियो। भरी सभा में मालवीय जी ने वो पानी नहीं पिया था, एंड दैट कन्फर्म्ड कि भाई वहां ये इनके साथ सलूक जो अंबेडकर कह रहा है वो ठीक बात कह रहा है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लियर हुआ। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि अच्छा जब वो पानी पीने के लिए रुके, अच्छा अब जिस वक्त वो पानी पीने की वहां ये रुकी गाड़ी, कुलकर्णी जी उतरे, बाबा साहब तो पीछे बैठे थे। उन्होंने क्या किया, कुलकर्णी ने उतरते ही गाड़ी से आवाज दी कि भाई पानी पिलाओ और साथ में बढ़िया सी चाय बनाओ, डॉक्टर अंबेडकर बैठे। जब वो गाड़ी रुकी तो उसी वक्त उनका लड़का जो था सर्विंग बॉय, वो पानी लेकर के ऑलमोस्ट निकला, भागकर आना था जैसे आते हैं। तो जब वो वहां से चलने लगा तो उसने डॉक्टर जो उसका मालिक था वो ब्राह्मण था, उसने डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुन लिया। उसने वो जो ट्रे थी ना उसके पीछे से नीचे से ऐसे करके मारा और गिलास नीचे गिरा दिया। उसने कहा डॉक्टर अंबेडकर चाय मांगता है, मैं इसको पानी भी नहीं पिलाऊंगा। ये क्या समझता है कि ये मैं पढ़ के अब ब्राह्मण बन गया? ये तो नहीं हो सकता। अब वहां एक बेचारा गरीब आदमी बैठा था, वो जो था वो देख रहा था कि बाबा को पानी नहीं मिला, वो भाग के गया घर पर
तो छोटे घड़े में वो पानी लेकर के आता है, तब तक बाबा जी वहां से निकल गए हैं। उस बंदे ने, उसका नाम मेरी किताब में सारा है, उस बंदे ने 7 साल तक वो पानी का घड़ा रोज वहां रखना, 7 साल, और कहना कि मेरे बाबा को पानी नहीं मिला, मेरा बाबा आएगा तो पानी पिलाऊंगा, बाबा आएगा तो पानी पिलाऊंगा। ये बात 7 साल के बाद किसी ने बाबा जी को बताई, बाबा साहब को जब बात बताई, बाबा साहब का शरीर, उसने कहा आपका भगत 7 साल से आपकी पूजा कर रहा है। उसने कहा तुरंत निकालो गाड़ी और चलो, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। उस स्पॉट पर आए, वो बंदा वहां नहीं था, घड़ा टूटा हुआ था। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, उन्होंने कहा जी वो जो बंदा इधर बैठता था वो आज मर गया है, आज या कल वो मर गया है। तो बाबा साहब को बहुत अफसोस हुआ, वो वहां बैठ के रोए होंगे कि भाई मैं उसके दर्शन नहीं कर सका जिसने इतना किया। तो वहां उन्होंने वो फ्लावर रिंग मंगवाया और वो जो घड़े के टूटे हुए पास थे उसके ऊपर चढ़ा करके उसको मथा टेका, श्रद्धांजलि दी। तो इसी तरह से करके ये जो था, ये सारी बातें जो हैं, अब जैसे कसूर क्या था, महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया था, एसके भोले जी थे एक मेंबर, वो बाबा साहब के बड़े साथी थे, महाराष्ट्रियन थे, शायद कुलकर्णी समाज के थे। तो वो जो है उन्होंने एक अपना रेजुलेशन वहां से पास करवाया था कि जितने ये गवर्नमेंट के ये मतलब म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह जो हैं, जो उनके तालाब हैं, कुएं हैं, क्रिमेशन ग्राउंड है, इन सब पर इनको शूद्रों को कोई नहीं रोकेगा। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर था, लेकिन नीचे लोगों ने नहीं माना। ना मानने की वजह से बाबा साहब को फिर वो तालाब पर धरना रखना पड़ा। 10,000 लोग थे उस वक्त बाबा साहब के साथ, तो जिन्होंने मतलब वो पानी पीने की कोशिश की। अब यार मुझे नहीं समझ लगता कि ये एक तरफ से हम हिंदू हैं, पैसा हम मंदिर में चढ़ाते हैं और उसी मंदिर में या उसी तालाब में हमें पानी पीने की इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? यही बात तो जो थी वो बाबा साहब को सताती थी। और फिर बाबा साहब ने जिस वक्त वहां पानी पिया, लोगों ने पानी पिया, उन पर केस हुआ था। 10 साल बाबा जी ने कोर्ट में केस भुगता था, पानी पीने मात्र से, पानी पीने मात्र की वजह से कि ये इन्होंने हमारे साथ वो किया है। और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि तालाब की सफाई कैसे की थी। अब शूद्रों ने टच किया है, पानी पिया है, तो साफ कैसे होगा? एक पंचंग कुछ ऐसे नाम है, उसमें गाय का गोबर, गाय का पेशाब, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का मक्खन, ये 5 चीजें मिक्स करके तो वो मिक्सचर बनता है। वो मिक्सचर 4 ही घड़े, शायद 40 घड़े वो बनाया था और वो तालाब में डाला था साफ करने के लिए। हमारा जो टच किया हुआ है उसमें गाय का गोबर डाल करके साफ हुआ था। कौन रोकता था? मतलब जो जानवर थे, कुत्ता भी वहां जाकर के पानी पीता होगा, कौवा भी पीता होगा, चिड़िया भी पीती होगी, कौन रोक रहा है? तो शूद्र नहीं पी सकता था। जबकि इनका सारा, जबकि सारी हिस्ट्री बनाई जो है ना, अगर ध्यान से कोई पढ़ेगा, अनबाइस्ड, बाबा साहब ने कहा कि जो हिस्टोरियन है उसको अनबाइस्ड होना जरूरी है। ही मस्ट नो द सब्जेक्ट। ह्यूमन हेड होना चाहिए, लेकिन वो हेड उसका खाली नहीं होना चाहिए। हिस्टोरियन, यहाँ तक जो हमारे बुजुर्गों ने जितना काम किया, अब देखें जो 1947 की लड़ाई हुई थी ना,
उसमें ज्यादा काम जो जो ज्यादा लड़ाई थी वो दलित लोग जो थे उन्होंने की थी, और बाद में उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी हो गई। जब अंग्रेजों ने बाद में 47 के बाद ये सोचा कि ये बात हुई कैसे है, तो वही उनके जो चट्टू पट्टू थे जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा था कि इसमें कौन कौन लड़ा। उन्होंने मतलब वो सारे, ये तो सारा काम जो था, अब राजा एक था, उसके साथ अगर 500 सिपाही थे तो वो कौन थे? वो ब्रिगेडियर, उनका कैप्टन, वो उनका होगा ना। और जो लड़ने वाले थे मैदान में जो मर रहे थे वो कौन थे? वो तो हम ही थे, वो तो हमारे ही बुजुर्ग थे। जब उन्होंने देखा कि ये इतना है, उन्होंने एक रूल बनाया था 73 में या 71 में। उन्होंने ट्राइब्स जो थे, वो ट्राइब्स का एक रूल बनाया था, जिस ट्राइब्स में ये जो हमारे लोग थे इनको उसमें रखा, इनकी नौकरियां बंद, कहीं इनको मतलब नौकरी में नहीं लगाना। और ये क्रिमिनल ट्राइब्स नाम का वो एक्ट था। किसने बनाया? ये अंग्रेजों से बनवाया गया। हाँ। और मजे की बात ये है कि उसका किसी एक आदमी, इंडिविजुअल आदमी, किसी ने एक दो ने अगर मुखालफत की होगी तो की होगी। उस वक्त एन मास जिनके हम मतलब है भाई, जो हम हमें रिलीज भाई कहते थे, उनमें से किसी एक ने जुबान से एक शब्द नहीं निकाला उसके बरखिलाफ कि ये क्यों किया है, विरोध तक नहीं की। और वो जो एक्ट था, उस एक्ट में ये था कि अब वो जो बंदे हमारे थे वो बाहर जाकर के आगे पीछे काम करते थे, उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन के एरिया में रहना है और हफ्ते में एक बार पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगवानी है। कहाँ जाकर के कोई कमाई करेगा? जिसमें सांसी बरादरी थी, ठीक है, जिसमें वो और बहुत से मतलब महार भी उसमें था, जिन्हें जराइम पेशा कौमें कहा, उनको जराइम पेशा जो है ना वो उन्होंने घोषित कर दिया, और इनके सारे रास्ते जो थे वो बंद कर दिए। रोटी रोजी का कोई रास्ता इनके हाथ में रहने नहीं दिया। बात क्या थी कि इन्होंने अंग्रेजों के बरखिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को ये था। अब हमें कह जाते हैं कि ये अंग्रेजों के साथ थे, अंबेडकर अंग्रेजों के साथ था। भाई अंबेडकर कहाँ आ गया उनके साथ? अंबेडकर तो सच बात करता था, कोई कंट्राडिक्ट उसकी बात करता नहीं था। कोई भी इंसान जो है, उसके बाप भाई उसके साथ इतना जुल्म हो रहा हो और वो जाकर के वो कहेगा, उनको भी राय साहब की पदवी मिल सकती थी, उनको भी सर की पदवी मिल सकती थी, जैसे कि लोगों ने लिए थे। कौन से जो तो जीत के लिए हुए हैं, ये जो सर की पदवी है, ये जो राय बहादुर है, ये कोई युद्ध जीत के लिए है। जो जायलदार बने हुए थे, ये जो जायलदार ये जो थे, ये तो सिर्फ हमारे लोग जो हैं उनको दुखी करने के लिए ही थे। वहां एक महाराष्ट्र में एक खोती सिस्टम था, और आपको मैं बता दूं कि अब बात चल रही है तो मजदूरी हमारे लोगों को क्या दी जाती थी। आप तो रूरल एरिया से मतलब है ताल्लुक रखते हैं, उम्र आपकी थोड़ी है, लेकिन इससे पहले क्या था कि जिस वक्त हार्वेस्टिंग करते थे ना गंदम की या दानों की, तो ये मशीन तो थी नहीं। उस वक्त बैल जो हैं, भैंसे जो हैं, उनको ही उनके ऊपर बार बार, और उनकी जो हूफ्स हैं पैर की, उसके प्रेशर से ही दाने निकलते थे, और उसमें भूसा बनता था, फिर उसको अलग-अलग करके तो वो सारा बना। अब जिस वक्त वो वहां चल रहे होते थे तो वो कुछ फसल खा भी लेते थे, जानवर वो सुबह उनके गोबर से निकलती थी, वो गोबर को सुखा करके उसमें से वो दाने निकाल लिए जाते थे, और वो दाने हमारे लोगों को मजदूरी में दिए जाते थे। उसको गुबराहा कहते थे, लिखा हुआ किताब, ये नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ,
किताब में लिखा हुआ है, रिटर्न में है। रिटन है। मैं अभी भी आपको वो बता सकता हूँ, मेरे पास है। बाबा साहब की जो वो राइटिंग है, उसमें उसका रेफरेंस है। गुमराह जो है वो दिया जाता था, ऐसी हालत थी शूद्रों की। ऐसी हालत थी शूद्रों की। तो आज जो शूद्र ये समझते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं या कभी हो नहीं सकता। वो एक आदमी है, उसको पता ही नहीं, होश ही नहीं अपनी, तो क्या करेगा। ये जो हमारे मतलब है, हमारे, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे ही बच्चे हैं बहुत से जो हैं, उनको तो मतलब ये जो दलित हिस्ट्री है इसका है, इसके पास ना टाइम है। आज हमारे घरों में जितनी मूर्तियां रखी हुई हैं, तो जितने लोगों ने पैसे खर्च किए हों, आप ईमानदारी से पूछो तो फिर किसी के पास किताब है कोई? अब इनके घरों में जाओ, हमारे मतलब इनके क्या, हमारे घरों में जाओ, अब देखो कोई किताब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। फिर अगले इंटरव्यू में दोबारा से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए, इस बीच में बात करते रहते हैं। तो ये जो मैंने कहा, इन सब के मेरे पास रेफरेंसेस हैं, हवा में कोई बात नहीं। एविडेंसेस के और रिटर्न में लिखी हुई बातों पर जो चर्चा हुई है वो रिटर्न में है सारी। रिटायर्ड इंजीनियर हेमराज फोंसा जी के पास सारे एविडेंसेस हैं, जो बातें उन्होंने कही हैं तर्क के साथ और एविडेंसेस के साथ कही हैं। अब सवाल ये है कि शूद्र समाज, बहुजन समाज के लोगों के हालात जो थे, उन हालातों को देखते हुए किस प्रकार का वो जीवन जी रहे थे, एक बार सोच करके देखिए, रूह कांप उठेगी कि एक इंसान के छू लेने मात्र से कैसे अपवित्र हो जाता था। जानवर पानी पी सकते थे लेकिन इंसान वहां पर पानी नहीं पी सकते थे। ये कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास है और सच है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान ही है जो भारत के बहुजनों को जिंदगी जीने का मौका दे रहा है। ना जाने कब तक और कब ये मौका इन लोगों से छीन लिया जाएगा अगर बहुजन समाज नहीं समझा, अगर बहुजन समाज ने संविधान की कीमत को ना पहचाना। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम बता सकें आपको वो खबरें जो नहीं बताई जाती, हम दिखा सकें आपको वो खबरें जो नहीं दिखाई जाती। धन्यवाद।